कैसे हो आप। क्लास 12 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 12 से। पिछले वीडियो तक मैंने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किए थे। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन बाय वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड से। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, जिसमें वेरिएबल एंड सेपरेबल का मतलब होता है कि हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं उसको सेपरेट करना पड़ता है। सेपरेट किसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है? जिधर dy उधर y के टर्म्स कर लीजिए और जिधर dx है उधर x के टर्म को आपको सेपरेट करना, अलग अलग बांटना है। तो देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, इसमें आपके पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 कंडीशन है। तो आप इसको लिख सकते हैं। सोल्यूशन देखा जाए, सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, तो x अंडर रूट एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, या इसको लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू dx अपॉन x एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए अगर इंटीग्रेशन दोनों साइड का अप्लाई किया जाए तो यह आ जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इंटीग्रेशन यहाँ पर पार्शियल से हो पाएगा, है ना। तो ये हो गया dy विच इज इक्वल टू 1 अपॉन x एंड x माइनस 1 x प्लस 1 एंड dx। इसको इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले इसको बाहर ले लीजिए। टेक 1 अपॉन x x माइनस 1 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x प्लस 1 विच इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। आइदर 1 इज इक्वल टू a x माइनस 1 x प्लस 1 एलसीएम ले लिए, ठीक है ना, ये तो आप जानते भी हैं, एंड b x एंड x प्लस 1 एंड प्लस c x इंटू x माइनस 1 इक्वेशन नंबर 2। कोफिशिएंट कंपेयर करने की जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ वैल्यू पुट करने से हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पुट करते हैं, पुट एक बार डिनोमिनेटर x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। पुट कीजिए 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर 0 पुट करेंगे तो a 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1। यहाँ x इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए तो b के पूरे पार्ट 0 हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर c इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा माइनस 1। नाउ नेक्स्ट पुट कीजिए, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1 हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ देखिए आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये पूरा पार्ट 0 होगा, x इज इक्वल टू 1 पुट करते ही ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। सो 0 प्लस b x इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस 1 इज 2, सो 2 मिल जाएंगे, एंड c x इज इक्वल टू 1 पुट करते समय 0 आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन 2 आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगर पुट किया जाए, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 अगर पुट कर लेते हैं किसमें? इस पूरे फंक्शन में, तो 1 इज इक्वल टू ये पूरा पार्ट क्या आ जाएगा 0, x इज इक्वल टू माइनस पुट करने पर ये 0 आ गया। यहाँ पर माइनस पुट कर लीजिए तो c इंटू माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करने पर माइनस 2 आ जाएंगे। सो c इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आ गया। a, b एंड c की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ये पूरा आपके जो फंक्शंस है वो पार्शियल में डिवाइड हो पाएगा। तो इसको लिखते हैं, नेक्स्ट लाइन यहाँ पर रब कर देते हैं, ठीक है ना, ये लाइन रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिखा जाए दिस वन 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 विच इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई? माइनस 1, सो माइनस 1 अपॉन x and b is equal to 1 upon 2, so 1 upon 2 and x minus 1, 1 upon 2 and x minus 1, और c is equal to plus 1 upon 2, then 1 upon 2 x plus 1 आ गया। इंटीग्रेशन करते हैं 1 upon x and x minus 1 x plus 1 dx, ठीक है ना, इंटीग्रेशन है। तो आप एक काम कीजिए, इतना क्या, ये फंक्शन को पूरा लिख लीजिए, है ना। तो dy इज इक्वल टू, इसके प्लेस पर ये लिख दीजिए माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स
प्लस 1/2 कॉमन ले लीजिए 1/x माइनस 1 dx एंड प्लस 1/2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 एंड dx हो जाएगा। तो y का 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएंगे इज इक्वल टू माइनस 1/x बीस इज इक्वल टू log x प्लस 1/2 1/x माइनस 1 इज log x माइनस 1 प्लस 1/2 log ऑफ x प्लस 1 एंड प्लस c। आप चाहें तो पूरे c में log में तो इसको c को भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, तो आप पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए यहाँ पर x एंड y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको, ताकि c की वैल्यू निकले तो log में लेने से कोई फायदा नहीं होगा, है ना। नाउ इस पूरे इक्वेशन में पुट करते हैं व्हेन y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 है। x इज इक्वल टू 2 पुट करने पर y इज इक्वल टू 0 मिला होगा, तो हमें तो c की वैल्यू फाइंड करनी है। 0 पुट कर लीजिए, यहाँ x इज इक्वल टू 2, सो माइनस log ऑफ 2 प्लस 1/2 एंड log ऑफ 2 माइनस 1 इज 1 एंड प्लस 1/2 log ऑफ 2 प्लस 1 इज 3 एंड प्लस c। सो 0 इज इक्वल टू माइनस log ऑफ 2 एंड log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड प्लस log ऑफ देखिए 1/2 है, इसको पावर में ले जाइए तो ये √3 हो जाएगा और यहाँ बच जाएंगे प्लस c, या इसको लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू log m माइनस log n से इसको लिख दीजिए log ऑफ √3/2 एंड प्लस c। ये भी लिखा जा सकता है। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? c की वैल्यू आ गई c इज इक्वल टू log ऑफ √3/2, c इज इक्वल टू माइनस log ऑफ √3/2, या माइनस हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन इसको स्टार मान लें तो पुट इन इक्वेशन स्टार, है ना, पुट इन इक्वेशन नंबर दिस, स्टार इक्वेशन में पुट करना है। इसमें पुट कर लेते हैं, इक्वेशन स्टार नहीं, इसमें ये स्टार होगा आपका, ठीक है ना, इसमें पुट करेंगे तो ये क्या होगा y इज इक्वल टू c की वैल्यू पुट करना, बाकी सब ऐसे लिख देना है, तो ये आ जाएंगे माइनस log x प्लस 1/2 एंड log x माइनस 1 log x माइनस 1 एंड प्लस 1/2 log ऑफ x प्लस 1 एंड द इंटीग्रल कांस्टेंट c की वैल्यू माइनस log ऑफ माइनस log √3/2। और भी कॉमन लेना चाहेंगे तो ये कॉमन लिया जा सकता है 1/2 के लिए, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चंस का जो आपको देखिए ये क्वेश्चन टोटल सॉल्व हो चुका है। अगर इस क्वेश्चंस का आंसर आपको मैच करना है, एक्सरसाइज 9.4 पर आते हैं एक बार। एक्सरसाइज 9.4 के जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देख रहे हैं। दरअसल आंसर में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आंसर की देखिए, आंसर दिया है y इज इक्वल टू 1/2 एंड log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर एंड माइनस 1/2 log ऑफ 3/4, जबकि आपका आंसर इतना आया है। अब यहाँ पर भी ये करेक्ट है और ये आंसर इसको कन्वर्ट करके इतना लाना चाहे तो ला सकते हैं। आपको वहाँ आंसर पता नहीं होगा कि ये किस फंक्शन का, इतना फंक्शन होगा या इस टाइप के फंक्शन होंगे, तो आप यहाँ लिप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोर्ड के लिए बता रहा हूँ, इतना आप लिप कर सकते हैं। लेकिन अगर आंसर चाहते हैं कि सर आंसर कैसे आया उतना, तो आप देख सकते हैं। जैसे देखिए 1/2 log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है, सबसे पहले इसको लाते हैं, बाद में साथ साथ उसको चलेंगे लेकर। y इज इक्वल टू, आप एक काम कीजिए, आप इसमें जैसे 1/2 है 1/2 है, तो ये आपका हो गया 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 और ये हो गया log m प्लस log n। अगर 1/2 कॉमन ले लेंगे तो log m प्लस n, और log m प्लस n को बोलते हैं log m प्लस log n को log m इंटू n बोलते हैं, जो कि हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ देखिए इसको सेपरेट कर लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर क्या किए थे, इन दोनों को एक साथ ला दिए थे अंडर रूट में लिखकर। √3, ये देखिए √3 हो गया था, √3 और ये log 2 हो गया था, तो √3/2 हो गया। उसको मत कीजिए, आप उसको वही फॉर्म में लिख दीजिए। देखिए c की जो वैल्यू लिखे हैं, c इज इक्वल टू ये टोटल आया था, दैट मीन्स ये पूरी वैल्यू उसको वहीं रहने दीजिए, मतलब आप यहाँ तक ले सकते हैं। चलिए लिख देते हैं इसको, पहले ये लिख दीजिए log ऑफ √3 एंड माइनस माइनस प्लस log ऑफ 2, मतलब हमने इसको ओपन कर दिया, log m माइनस log n होगा, तो माइनस का जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी आप लिखना चाहें तो इसको लिख दीजिए y, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना होगा -2 log x प्लस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/2, ओके। और यहाँ देखिए ये लिख सकते हैं 1/2 log ऑफ 3 एंड
2 लिखा गया है, अगर ये 2 लिखा है, इसको अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस है, इसको अगर लिखें माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, बिकॉज n लॉग m इज इक्वल टू लॉग m टू द पावर n, और प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, देखिए ये टोटल 2 चल रहा है, अपॉन कितना हो जाएगा 2 में यहाँ -1/2, इसको लिख दीजिए लॉग ऑफ 3 प्लस 1/2, ये 2 log 2 बन जाएगा। ये वाला 2 क्या होगा, 2 log 2, दैट मीन्स log ऑफ 2 का स्क्वायर, और log 2 का स्क्वायर कितना बोलेंगे, log ऑफ 4 बोल सकते हैं, log ऑफ 4 हो जाएगा। तो ये हो गया log ऑफ, देखिए 1/2 कॉमन ले लीजिए, इसमें से 1/2 कॉमन ले लीजिए, ये लाइन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ m, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, तो लॉग m माइनस लॉग n विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ m स्क्वायर, लॉग ऑफ m अपॉन n। ये पूरी लाइन लिखी जा सकती है, 1/2 कॉमन ले लीजिए तो log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1/2 कॉमन ले लीजिए, देखिए -1/2 कॉमन ले लीजिए, तो -1/2 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 4, भाई देखिए log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 4 हो जाएगा, या इसको लिखा जा सकता है 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर एंड -1/2 log ऑफ 3/4, हियर log ऑफ m माइनस n। देखिए ये आंसर यहाँ आ गया, तो आप कहाँ से ढूंढ पाएंगे आंसर कौन सा आ रहा है, तो आंसर आपने लोवेस्ट टर्म तक जब c की वैल्यू पुट कर देते हैं, वही ये आंसर जो आपका है, ये आंसर आपका करेक्ट माना जाता है, ठीक है। आप इतना लिप कर सकते हैं, जब आंसर आपको वेरीफाई करने के लिए कि यही आंसर लाना है, तब तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको लेते चलिए, जब नहीं देना है तो आप यहाँ तक लिप कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो आंसर को देख देख कर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो ज़्यादातर आंसर मिल जाते हैं, अदरवाइज फिर आप तो लोवेस्ट टर्म यही मिलेगा, आप वहाँ तक छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, ठीक है। ये वेरीफाई करना तो कि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे होंगे, तो आप सोचेंगे सर ना बता रहे हैं लेकिन आंसर तो किसी का आ नहीं रहा है, तो आंसर का मतलब यही होता है यहाँ पर कि आप इसको लोवेस्ट पार्ट तक लेते चलिए, वहाँ छोड़ दीजिए, वहीं कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 13 क्वेश्चन नंबर 13 है cos dy by dx is equal to a, cos dy by dx is equal to a when y is equal to 1 and x is equal to 0 है, when y is equal to 1 x is equal to 0 है, cos का एंगल dy by dx हो गया है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं dy by dx is equal to cos इनवर्स है, और ये कांस्टेंट हो गया, तो ये तो किसी के साथ लगा दीजिए, इंटीग्रेशन करने लायक हो जाएंगे, मतलब हम cos इनवर्स ए लिख दें, dx लिख दें और इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, तो यहाँ पर dy एंड cos इनवर्स ए इस कांस्टेंट है, तो ओनली यहाँ पर भी 1 का इंटीग्रेशन करना, यहाँ पर भी 1 का इंटीग्रेशन ऑफ dy मीन्स 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएंगे, विच इज इक्वल टू cos इनवर्स ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c, व्हेन y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 0, इसमें पुट करें y इज इक्वल टू 1 एंड cos इनवर्स a x इज इक्वल टू 0, सो c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लीजिए, तो इक्वेशन 1 कितना आएगा, y इज इक्वल टू cos इनवर्स a, या इसको लिख दीजिए x cos इनवर्स a एंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 1। तो आपका इतना आंसर कंप्लीट हो गया। आप इसको वेरीफाई और मॉडिफाई करना चाहें तो हो सकता है कहीं और आंसर भी मिल जाए, तो आप उसको देख सकते हैं, लेकिन यहाँ आंसर कंप्लीट है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, ये हिंट दे देता हूँ, आप ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 इज dy by dx is equal to y tan x, dy by dx is equal to y tan x, and when y is equal to 1 and x is equal to y is equal to 1 and x is equal to 0, तो ये तो सिंपल है, आप इसको लिख दीजिए dy अपॉन y is equal to tan x and dx, dy अपॉन y is equal to log y and इंटीग्रेशन ऑफ tan x is equal to log sec लिख दीजिए या log cos लिख दीजिए माइनस में, तो यह आ जाएगा log, तो इंटीग्रल कांस्टेंट को भी आप c में log में लिख दीजिए, सो log y is equal to log ऑफ c इंटू सेक x, या y इज इक्वल टू c इंटू सेक x, c इंटू सेक x हो जाएगा, है ना। अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए,
y इज इक्वल टू 1 पुट कर लीजिएगा, c एंड x इज इक्वल टू 0, sec 0 एंड cos 0 1, तो sec 0 भी 1 हो जाएगा, सो c की वैल्यू 1 हो गई। c की वैल्यू 1 आने पर इसमें पुट कर दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पुट करेंगे तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू ओनली sec x बिकॉज c इज इक्वल टू 1 है ना इजी क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपके, सॉरी 14 क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये 14 क्वेश्चन था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, एक बार इसको रब कर देते हैं। देखिए इजी क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चंस को आप अपने से भी देख सकते थे। इसको भी रब कर दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में अब आपके पास जो इक्वेशन दिया जा रहा है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिए जा रहे हैं वो वर्ड प्रॉब्लम के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0। देखिए दिया है पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो कर्व है, कर्व आपके कहीं मान लीजिए हमने रफली कर्व ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, ये किसी ओरिजिन से पास हो रहा है 0 0 से, ठीक है ना, मान लेते हैं पॉइंट 0 0 दे दिया, एंड उस डिफरेंशियल इक्वेशन जो कर्व है उस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म दे दिया है y डैश इज इक्वल टू e टू द पावर x एंड sin x। हमें तो बताना क्या है, हमें उस कर्व का इक्वेशन बताना है जो 0 0 से पास हो रहा है, इसका मतलब हमें कर्व का पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करनी है। अब इस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म दे दिया है, मतलब इस कर्व का जो इक्वेशन होता है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया है। अब उस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद हम 0 0 से पास कराएंगे ताकि c की वैल्यू मिल जाए, और जो c की वैल्यू मिलने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा जिसको पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलेंगे उस सोल्यूशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो y डैश इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x है, इसको लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू e टू द पावर x एंड sin x, या इसको लिखा जा सकता है dy इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x एंड dx। नाउ इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड का, यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर दें, आइलेट रिगार्डिंग देखते हैं ILATE, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट आएगा, इसलिए इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड। इंटीग्रेशन ऑफ dy मीन्स 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएंगे, यहाँ से आप लिख दीजिए sin x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x एंड dx। ये लिख दीजिए y इज इक्वल टू sin x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x माइनस sin x का इंटीग्रेशन हो गया cos x इंटू e टू द पावर x एंड dx। फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये तो आपका कंडीशन हो ही क्योंकि रिपीट करती है ना। तो इसके लिए आपको मैंने बताया भी था वैसे कि दोबारा ये रिपीट हो जाएगी, तो इसको i मान कर चलिएगा। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको ऐसे लिख लीजिए, लेट i इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x, और आप सपोज कर लीजिएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। सो i इज इक्वल टू, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन आपने किए ना, कितना आया था sin x e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन cos x इंटू e टू द पावर x एंड dx। वंस अगेन इसको फर्स्ट एंड सेकेंड सपोज किया जाए, फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा sin x इंटू e टू द पावर x। इसको कहीं से इंटीग्रेट कर लीजिएगा, उसको आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा, तो इसको अलग से इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से आ जाए कितना, cos x कॉमन ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx एंड e टू द पावर x, या इसको लिख सकते हैं i इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x माइनस cos x एंड e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो मिल जाएगा sin x इंटू e टू द पावर x एंड dx, sin x e टू द पावर x एंड dx। i इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो e टू द पावर x cos x माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस e टू द पावर x sin x एंड dx। e टू द पावर x sin x dx इज इक्वल टू i था, तो यहाँ हो जाएंगे i इज इक्वल टू e टू द पावर x, इन दोनों में से कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा sin x माइनस cos x, ये पूरा i होगा, ठीक है ना। तो जब i हो गया, i एंड i इज इक्वल टू 2i, तो ओनली i इज इक्वल टू अगर बात करें तो यह आ जाएगा e टू द पावर x अपॉन 2 एंड sin x माइनस
cos x, sin x माइनस cos x। तो ये पूरा जो इंटीग्रेशन के बाद आपको जो पूरा फंक्शन लिखना है इसके बाद मैं लिख देता हूं। तो ये पूरा इंटीग्रेशन आपने कर ही लिए थे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसका पूरा इंटीग्रेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू, इसको आपने अलग से इंटीग्रेट कर दिए, जो आया e टू द पावर x अपॉन 2 एंड साइन x माइनस कॉस x एंड इंटीग्रल कांस्टेंट c। इक्वेशन मान लीजिए 1 मान लेते हैं या जो भी मानना चाह रहे हैं। इसमें कंडीशन दिया गया है कि ये पास हो रही है 0 0 से, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है वो पास हो रहा है 0 0 से। तो इसमें हमें जो इक्वेशन निकला वहां पर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो 0 जब पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू e टू द पावर 0 है ना, e टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई 2, साइन 0 की वैल्यू 0 एंड कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है प्लस c। तो c की जो वैल्यू मिल गई वो 1/2 मिल गई, c इज इक्वल टू 1/2 आ गया। 1/2 यहाँ पुट कर दीजिए तो उस कर्व का इक्वेशन क्या आएगा, वो आ जाएंगे y इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन 2 एंड sin x minus cos x and the value of c is equal to 1/2, so plus 1/2। ये पूरा आपका आंसर आ जाएगा उस कर्व का इक्वेशन जो कि 0 0 से पास हो रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15 रहा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, चले ओके। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी देखिए उसी तरह से वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन दिया है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 16 फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन x y dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड y प्लस 2। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 एंड -1 है। 1 एंड -1 से पास हो रहा है आपकी बार। तो 1 एंड -1 का मतलब हुआ आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो यह हो जाएगा y dy अपॉन y प्लस 2, बिकॉज y टर्म्स एक साथ हो जाएंगे, और यहाँ पर x प्लस 2 अपॉन x एंड dx। इंटीग्रेट कर लीजिए इसको, ठीक है ना। इसको इंटीग्रेट करने के लिए लिखना पड़ेगा आपको y प्लस 2 माइनस 2 कर देते हैं, और डिनोमिनेटर देखिए y प्लस 2 रहने दीजिए। इसको सेपरेट कर लीजिए x अपॉन x एंड 2 अपॉन x एंड dx। यहाँ लिखा जा सकता है y प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 माइनस 2 अपॉन y प्लस 2 विथ रिस्पेक्ट टू dy एंड हियर x 1 हो जाएगा और 2 अपॉन x का इंटीग्रेशन करना होगा। तो ये कितना आएगा 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा y माइनस, यहाँ पर देखिए 1 अपॉन y प्लस 2 है जिसको लिख सकते हैं log ऑफ y प्लस 2 इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 2 log ऑफ x एंड प्लस c। नाउ आपको पूछा गया है कि वैल्यू फंक्शन की बताना है जो कि 1 -1 से पास हो रहा है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन बताना है जिसमें x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1 दिया है। y इज इक्वल टू -1 पुट कर लीजिए, -1 माइनस 2 log ऑफ -1 पुट करेंगे तो 2 -1 1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए प्लस 2 x इज इक्वल टू 1 एंड c आ जाएगा। log 1 की वैल्यू 0 हो गई, सो log 1 की वैल्यू 0 होने पर -1 इज इक्वल टू 1 एंड log 1 इज ऑल्सो 0। तो यहाँ पर मिल गया 1 प्लस c, 1 एंड प्लस c। सो c इज इक्वल टू -1 एंड -1 c इज इक्वल टू -2। c की वैल्यू -2 आने के बाद आप इसमें पुट कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसी को, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा y -2 log ऑफ y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 log x प्लस 2 log x एंड c इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -2। आप इसको चाहें तो वन साइडेड लिख दीजिएगा, और नहीं तो आप इतना भी लिख कर सकते हैं, और भी चाहें तो यहाँ पर देखिए 2 है और ये 2 एक साइड आने पे कॉमन हो जाएंगे, तो 2 कॉमन होने पर log y प्लस 2 एंड इंटू x हो जाएगा, log m प्लस n अप्लाई हो जाएगी। तो आप भी और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज इतना लिख कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 को लेकर रब कर दें, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट
इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 एंड -2. क्वेश्चन नंबर 17, इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 एंड -2 गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व, किसी पॉइंट एक्स वाई पर, मान लीजिए कर्व है उसके किसी पॉइंट एक्स वाई पर, एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व एट एक्स वाई द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट. मान लेते हैं कि यहाँ पर हम ले लेते हैं वो पॉइंट, ठीक है ना, एक्स वाई पॉइंट यहाँ लेते हैं, इसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ, लिखा ना, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट. इस पॉइंट पर इस कर्व का जो स्लोप ऑफ टेंजेंट बनेगा वो dy बाई dx है इन व्हेन एक्स वाई पॉइंट हो. तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट इज y इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट. यही कहा है ना, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy बाई dx. dy बाई dx की वैल्यू जो फाइंड करेंगे, ये कर्व होगा, कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx होगा, है ना, एट द पॉइंट एक्स वाई पर. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स वाई पर इनटू y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कितना है, y है, इज इक्वल टू दिया है इसमें x कोऑर्डिनेट के इक्वल है, और ये कर्व पास हो रहा है 0 - 2 से. तो ऐसे केसेस में आपसे पूछा इक्वेशन ऑफ कर्व पूछा है, मतलब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और इक्वेशन ऑफ कर्व बतानी है. तो इसको सिंपल हो गया, इसको लिख दीजिए y dy इज इक्वल टू x एंड dx. नाउ इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो यह आ गया y स्क्वायर अपॉन 2 एंड x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, एंड द वैल्यू x इज इक्वल टू 0 अगर लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -2, तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू -2 का मतलब हो गया 4 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 0 0 एंड प्लस c. तो यहां से मिल जाएगा c इज इक्वल टू 2. c इज इक्वल टू 2 यहां पुट कर लीजिए, तो y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस 2, या इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4, या x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है ना, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व हो सकते हैं. इसको और मॉडिफाई करने से कर लीजिए, -4 को ट्रांसफर कर दीजिएगा, ठीक है ना. ये क्वेश्चन नंबर 17 हुआ जिसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट था. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 18 है, एट एनी पॉइंट एक्स वाई, सेम कंडीशन है, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ ए कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ contact to the point -4 -3. Find the equation of a curve given it is passes through the point -2 and -1 है. तो देखिए इस तरह से दिया कंडीशन, मान लीजिए एक कर्व ले लेते हैं एट एनी पॉइंट एक्स वाई पर, एक्स वाई पॉइंट पर द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आपका मान लीजिए टेंजेंट पास हो रही है, ठीक है ना, एट एनी पॉइंट एक्स वाई द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डिनोटेड बाय dy बाई dx. स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट. ये पॉइंट से और एक पॉइंट और ले लेते हैं, -4 -3 से ज्वाइन करते हुए जो पास हो रहे, इज इक्वल टू, मैं करता हूं पहले स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन को, ठीक है ना, इस टेंजेंट की जो लाइन है, स्लोप ऑफ लाइन है, इसका हम स्लोप निकालेंगे. तो यहां दिया है कि एट एनी पॉइंट एक्स वाई पर द स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज इक्वल टू dy बाई dx. ये ट्वाइस है, इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस. ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते समय जो लाइन पास हो रही है उसका स्लोप से जितनी स्लोप आएगी उसका ये डबल है, बिकॉज दिया टेंजेंट इज ट्वाइस है, तो ये 2 टाइम्स है, मैंने इसको 2 टाइम्स कर दिया ताकि ये बैलेंस बराबर हो जाए. अब आपको दिया है व्हेन द, आपसे पूछा है इक्वेशन ऑफ कर्व बताने के लिए, जब ये पास हो -2 एंड -1 से, तो ये बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे, मतलब आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है. -2 एंड -1 था. तो सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन, आपको याद होगा क्लास 11 में पढ़ा भी गया है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. जब आपके पास कोई लाइन किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन करते समय पास होती है, मान लेते हैं ये xy को x2 y2 और इसको मान लेते हैं x1 y1, कैसे भी मान लीजिए. तो dy बाई dx इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन y2 माइनस y1, y2 कितना है, y है, y माइनस y1 को मान लीजिए -3 है, तो इसको लिख दीजिए माइनस एंड माइनस प्लस 3. इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं, x2 इज इक्वल टू x है, x2 इज इक्वल टू x है, और x1 की वैल्यू -4 है, तो ये +4, इसका 2 टाइम्स करना है, ठीक है ना.
आप क्या करेंगे, आप इसको लिख दीजिए dy अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 4 लिख देते हैं, dx अपॉन x प्लस 4 इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। y 1 अपॉन y प्लस 3 का इंटीग्रेशन कितना होगा, log y प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2 एंड log ऑफ x प्लस 4 एंड चाहें तो आप log c लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे, बाद में हमें वैल्यू फाइंड करने में आसानी होगी। तो ये आ जाएगा log y प्लस 3 है तो इसको लिख दीजिए log y प्लस 3, इसको इधर ही लिख देते हैं, ठीक है ना। ये लाइन यहां लिखते हैं 17 के प्लेस पर, कितना आ जाएगा log y प्लस 3, log y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 log x प्लस 4 है, इसको लिख दीजिए log ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस log ऑफ c। यहां हो गया n log m, है ना, यहां फॉर्मूला क्या अप्लाई कर दिया, n log m इज इक्वल टू log ऑफ m टू द पावर n, या इसको लिख सकते हैं log ऑफ y प्लस 3 विच इज इक्वल टू log ऑफ c इंटू x प्लस 4 का होल स्क्वायर। दोनों साइड में कंपेयर किया जाए तो y प्लस 3 इज इक्वल टू c इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अभी ये जो लाइन है, ये जो कर्व है वो पासिंग हो रहा है -2 एंड 1 पॉइंट से, तो एट x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 एंड c x इज इक्वल टू -2 प्लस 4 का होल स्क्वायर, देयरफॉर 4 is equal to c and 4 minus 2 into 2 is 2 into 2 to the power 2 is 4, so c is equal to 1 आ गया। c is equal to 1 इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, सो इक्वेशन 1 is equal to y प्लस 3 एंड c is equal to 1 पुट कर लें तो यह x प्लस 4 का होल स्क्वायर और ये एक पैराबोला का इक्वेशन मिल गया, मतलब जो कर्व होगा वो पैराबोलिक होगा, ठीक है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 रहा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, एक बार इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए चले, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, देखिए आंसर आप मैच करते रहिएगा, थोड़ा सा अगर कहीं चेंज होगा तो उसको आप मॉडिफाई कर लिया करिए, हमें आंसर जितना हो सकता है लोवेस्ट पार्ट तक लिखते चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है भाई, 19 इसमें दिया है द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून, the volume of a spherical balloon being inflated changes at a constant rate. Initially its radius is 3 unit, after 3 seconds its radius becomes 6 unit. Find the radius of the balloon after t second पूछा है। Volume of a spherical balloon inflated changes at a constant rate. कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। मान लीजिए कोई बैलून है, अगर उसकी वॉल्यूम को बात करें, वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है, लेट वॉल्यूम इज डिनोटेड, यहां लिख दीजिए लेट v इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बैलून, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बैलून, ठीक है ना, स्फेरिकल बैलून हो गया। देन ये चेंज किस हिसाब से हो रहा है, dv अपॉन dt, ये चेंज हो रहा है इन्फ्लेटेड एट ए कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट रेट, मान लीजिए k ले लिया, तो यहां से आ जाएगा dv अपॉन dt, ठीक है ना, dv अपॉन dt इज इक्वल टू, अगर ये हटाते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं k, या आप मान लीजिए इज इक्वल टू, अगर कांस्टेंट रेट ले लेते हैं k मान लेते हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है कांस्टेंट रेट, आपको वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून कितना होता है, ये आते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। v के प्लेस पर पुट करते हैं तो यह आ जाएगा d/dt अपॉन 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू k, या आ जाएंगे 4/3 पाई एंड यहाँ आ जाएगा 3r स्क्वायर dr अपॉन dt इज इक्वल टू k, या इसको लिख सकते हैं dr अपॉन dt इज इक्वल टू k अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, dr अपॉन dt इज इक्वल टू k अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। नाउ अगर इसको इंटीग्रेट करने लायक फंक्शन बनाया जाए तो ये लिख सकते हैं dr, मतलब 4 पाई r स्क्वायर dr इज इक्वल टू k इंटू dt। अभी जो कंडीशन दिया उससे अकॉर्डिंग लेके चलना हो कि वॉल्यूम जो स्फेरिकल बैलून का है वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, मान लेते हैं वो इक्वल टू k है,
ठीक है ना। के होने पर dv अपॉन dt इज इक्वल टू के एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। v की वैल्यू पुट कर लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब विच इज इक्वल टू 4/3 पाई कांस्टेंट एंड आर क्यूब का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी देन 3r स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, या इसको आप लिख दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर है ना, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी क्यों चल रहा है, तो यहां से लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू के डी टी। उसके बाद इंटीग्रेशन कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं क्या करना है ना। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर एंड इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी, तो यहाँ आ जाएगा 4 पाई एंड आर क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू के टी एंड प्लस सी। अच्छा जी, इसमें आपसे बोला है कि इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट है। इनिशियली का मतलब हो गया व्हेन टाइम, इनिशियली में आपको क्या लेना है, व्हेन t इज इक्वल टू 0 हो तो रेडियस आपकी 3 यूनिट थी। जब आपके आफ्टर 3 सेकेंड, जब t आपकी 3 हो गई तो रेडियस आपकी 6 यूनिट हो जाएगी। आपसे पूछा है व्हेन t इज इक्वल टू, मान लेते हैं t सेकेंड है, तब आपके पूछा है रेडियस कितनी होगी, यानी पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ ए बैलून आफ्टर t सेकेंड। तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले t इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 3 इसमें पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। t इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं और r इज इक्वल टू 3, तो यह आ गया 4 पाई एंड 3 टू द पावर 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू, t इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे तो 0 प्लस सी, यहाँ से मिल जाएंगे 9 4 जा 36 पाई इज इक्वल टू सी, है ना, इज इक्वल टू सी हो जाएगा। देखिए कैंसिल हो जाएगा ना, 3 के पावर 3 हो गया अपॉन 3 और 3 के पावर r इज इक्वल टू 3 रखने पर 9 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 4 जा 36 हो गए। तो c की वैल्यू आप यहाँ पुट कर लीजिए, तो यह आ गया। देन इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू के टी एंड c इज इक्वल टू 36 पाई। ठीक है, अब आप कीजिए इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इसमें दूसरी कंडीशन दी गई है व्हेन t इज इक्वल टू 3 हो और r इज इक्वल टू 6 हो। t इज इक्वल टू 3 पुट कीजिए और r इज इक्वल टू 6, तो यह आ गया 4 पाई 6 के पावर 3 हो जाएंगे, 6 के पावर 3 अपॉन टी एंड t इज इक्वल टू 3 पुट कर लीजिए, तो यह आ गया k इंटू 3 प्लस 36 पाई। कितना आएगा, ये आ जाएंगे 4 पाई इंटू 6 इज 36 इंटू 2 हो जाएगा, बिकॉज 6 इंटू 6 लिख दीजिएगा, 6 इज 36 इंटू 2 हो गया और माइनस 36 पाई इज इक्वल टू 3 के, तो यहाँ आ जाए कितना 36 72 एंड 72 4 2 8 एंड 4 7 28 पाई माइनस 36 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू के, तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 एंड 28 माइनस 3 इज इक्वल टू 25 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू के, तो 3 8 जा 24 एंड k इज इक्वल टू 3 8 जा 24 हो जाएंगे एंड 3 4 जा 12 पाई, k इज इक्वल टू 84 पाई आ गया। इसको फिर से पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, अब देखिए जरा, यहां से मैं रब कर देता हूं। हाँ, ये तो आपने दोबारा बता दिए थे, एक बार इसको समझा देंगे फिर से। अब आप k की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कीजिए। इक्वेशन 2 कितना होगा, इक्वेशन 2 आ जाएंगे 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू, k की वैल्यू 84 पाई आया है, 84 पाई एंड t प्लस 36 पाई। अब लास्ट वाला कंडीशन है व्हेन t इज इक्वल टू t हो तो रेडियस कितना होगा, तो चलिए t के प्लेस पर t पुट कर देते हैं, तो वही होगा। तो रेडियस निकालना, r निकालना आपको, ठीक है ना, तो यह आ जाएगा 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू 36 पाई प्लस 84 पाई टी, यही ना होगा पूरा। अब आर क्यूब की वैल्यू निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और पाई कॉमन ले लेते हैं, तो पाई पाई एंड पाई कैंसिल, आर क्यूब इज इक्वल टू, आप यहाँ से 3 अपॉन 4 कर लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए, तो 9 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 एंड टी आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करना चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 9 जा 27, आइदर आप रहने दीजिए इतना, इसमें से भी चाहें तो आप 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 इंटू 3, तो यह आ जाएगा 3 प्लस 7 t एंड होल टू द पावर 1 अपॉन 3, या इसको लिख दीजिए यहाँ पर 9 इन ब्रैकेट
3 + 7t एंड होल टू द पावर 1/3 इतना आ जाएगा। इतनी यूनिट ले लीजिए, अगर रेडियस मेंशन नहीं किया तो। यहाँ रेडियस मेंशन नहीं किया तो इतनी यूनिट आ जाएगी, है ना। 3 यूनिट आफ्टर 3 सेकेंड, 6 यूनिट है तो रेडियस ये आ जाएगा 9 3 + 7t एंड होल टू द पावर 1/3। क्वेश्चन में दिया है व्हेन वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल, द कंडीशन दिया है वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट। तो मैंने मान लिया कि वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है, जैसे हवा जब फुलाया जाता है तो पूरी बैलून फूलती है ना। इसका मतलब यह हुआ कि जब पूरी बैलून जब फूलेगी तो उसमें कैपेसिटी में उसकी चेंजिंग आएगी, मतलब उसकी जो कैपेसिटी है, जितनी बैलून की साइज है वो इंक्रीज होती है। जब वो साइज इंक्रीज करेगी तो किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज करेगी, टी के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करेगी। जितना हवा भर रहे हैं, जितने टाइम आप हवा में भरने में दे रहे हैं उतनी उसकी साइज इंक्रीज करे। इसका मतलब dV/dt = K माना जा सकता है, बिकॉज दिया भी है वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून इज चेंजेज। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% per year, so find the value of R if 100 rupees 100 double itself in 10 year and the value of log 2 to the base is equal to 0.6931 गिवन है। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल अमाउंट आपका डबल हो जाता है एट द रेट ऑफ R% के हिसाब से, ठीक है ना। यहाँ लिखा प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली, प्रिंसिपल अमाउंट टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में अमाउंट चेंज होगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्रिंसिपल अमाउंट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। अगर ध्यान से देखा जाए, ध्यान से क्या देखा जाए, मान लेते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट कितना, लेट द प्रिंसिपल इज P या प्रिंसिपल अमाउंट इज P। प्रिंसिपल अमाउंट जब भी चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, इज इक्वल टू R% ऑफ किसका, P, बिकॉज भाई चेंज हो रहा है एट द रेट ऑफ R%, तो किसके रिस्पेक्ट में, प्रिंसिपल का ही तो अमाउंट चेंज होगा, तो इसमें R% ऑफ P लिख दीजिए। या इसको लिख सकते हैं dP/dt इज इक्वल टू R/100 इंटू P, या अगर आप इंटीग्रेट करने लायक रखते हैं तो इसको dP/P लिख दीजिए और R/100 एंड dt कर देते हैं। इंटीग्रेशन अप्लाई कीजिए, dP/P को तो लिख देंगे log ऑफ P, R/100 एंड यहाँ पर क्या होगा, R/100 कांस्टेंट तो ओनली t बच जाएगा एंड प्लस C, इक्वेशन नंबर 1। अब कंडीशन देखिए क्या क्या दिया है इसमें, जैसा दिया मैंने बता दिया। अगला कंडीशन दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ R, आपको R की वैल्यू फाइंड करनी है। कब, इफ 100 रुपीज डबल हो जाता है 10 ईयर में। अगर इनिशियल देखा जाए कि जब टाइम आपका कुछ नहीं था, इनिशियल में आपने जमा किए, जब टाइम 0 था तो उसमें प्रिंसिपल 100 रुपीज था। अब आपसे पूछा है जब टाइम 10 ईयर्स हो जाएगा तो प्रिंसिपल कितना होना चाहिए, डबल 200 हो जाएगा। आपको देखिए दिया है ना कि आपने लिखा है यहाँ पर कि 100 रुपीज डबल हो जाता है 10 सालों में। तो 100 रुपीज डबल का मतलब आपने स्टार्टिंग में 100 रुपीज जमा किए थे, अब वो जमा करने के बाद 10 सालों बाद वो कितना हो जा रहा है, 200 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपने 100 रुपीज जब डिपॉजिट किए थे तो t इज इक्वल टू क्या लेंगे, 0 ही तो लेंगे। तो t इज इक्वल टू 0 होने पर प्रिंसिपल p इज इक्वल टू 100 एंड व्हेन t इज इक्वल टू 10 ईयर्स, 10 सालों बाद प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, डबल हो जा रहा है, मान लेते हैं 200। ये वैल्यू से हम यहाँ पर r की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले ये कंडीशन आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए। देखिए इक्वेशन 1 क्या होगा, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ P की वैल्यू 100 पुट कर दीजिए इज इक्वल टू R/T, R/100 रहने दीजिए, R/100 एंड T इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू 0 प्लस C, तो यहाँ से C की वैल्यू मिल गई, C इज इक्वल टू लॉग ऑफ 100, C इज इक्वल टू लॉग ऑफ 100। अब T इज इक्वल टू 10 एंड P इज इक्वल टू 200 इसमें पुट कीजिए, T इज इक्वल टू 10 एंड P इज इक्वल टू, अब देखिए P की वैल्यू यहाँ पर 200 पुट कर रहे हैं तो यह आ गया log ऑफ 200 विच इज इक्वल टू R/100 इंटू T इज इक्वल टू 10 सालों बाद 10 ईयर्स है तो 10 रख दीजिए एंड वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू कितना है, log ऑफ 100 है, लिख दीजिए log ऑफ 100। अब यह देखिए log ऑफ 200 माइनस log ऑफ 100 इज इक्वल टू R/10 हो गया। इसको अगर आप लिखें तो log m अपॉन n, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n इज इक्वल टू R/10, R/10 कैंसिल कर लीजिए तो यह आ गया R/10 इज इक्वल टू log ऑफ 2
एंड r अपॉन 10 log 2 की वैल्यू कितनी हुई, log 2 इज इक्वल टू गिवन है 0.6931 है, 0.6931, सो r इज इक्वल टू 6.931% इस रेट से, r बिकॉज रेट ऑफ चेंज है, तो इस रेट्स के हिसाब से आपके प्रिंसिपल जो है कितने समय पूछा ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ r पूछा, जब ये प्रिंसिपल अमाउंट 100 से आपका कितना हो जा रहा है 200 हो जा रहा है 10 सालों में। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 रहा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, रब कर दे रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, आप एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21 भी सिमिलर क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, ठीक है ना, प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, वहां पर r% दिया गया था। एन अमाउंट ऑफ 100 रुपीज डिपॉजिटेड विद दिस बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ 10 ईयर में कितना अमाउंट हो जाएगा। आपसे पूछा है कि आपके 10 सालों में कितना हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल पूछा है यहाँ पर, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर अगर 21 को देखें तो यहाँ पर लेट कर लीजिएगा, लेट प्रिंसिपल अमाउंट इनिशियली जो होगा प्रिंसिपल अमाउंट इज P मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ दिया प्रिंसिपल इंक्रीजेज मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट इज इंक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कितनी रेट से बढ़ रहा है 5% पर ईयर के हिसाब से, 5% ऑफ P, या इसको लिख दीजिए dP अपॉन dt इज इक्वल टू 5/100 P, या dP अपॉन P इज इक्वल टू 5/100 एंड dt। नाउ इंटीग्रेशन करते हैं तो dP अपॉन P इज इक्वल टू log ऑफ P, ये कैंसिल कर लीजिए 1/20 एंड इंटीग्रेशन ऑफ T करेंगे तो ये आ जाएगा T एंड प्लस C, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट दिया है क्या, नेक्स्ट पार्ट दिया है क्या, कंडीशन है कि एन अमाउंट ऑफ 1000 इज डिपॉजिटेड इन दिस बैंक व्हेन टाइम इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में आपने प्रिंसिपल कितना जमा किए 1000 रुपीज जमा कर रहे हैं। सो पूछा है हाउ मच विल इट वर्थ, कितनी अमाउंट हो जाएगा 1000 कितना हो जाएगा कितने सालों में, t इज इक्वल टू 10 ईयर्स में प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा आपसे पूछा है। व्हेन इनिशियली आपने स्टार्टिंग में 1000 रुपीज जमा किए थे, तो आपसे पूछा 10 सालों बाद प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा। ऐसे केसेस में पहले कंडीशन से इसमें वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में फर्स्ट कंडीशन अगर आप पुट करें t इज इक्वल टू 0 एंड p इज इक्वल टू 1000, तो यह आ जाएगा log ऑफ 1000 इज इक्वल टू t के प्लेस पर आप 0 पुट कर लीजिए, सो 0 प्लस c, देयरफॉर c इज इक्वल टू log ऑफ 1000 मिल गया। c की वैल्यू log ऑफ 1000 आ गई। c की वैल्यू वापस इसमें पुट करेंगे, दूसरी कंडीशन लेते हैं व्हेन t इज इक्वल टू 10, t इज इक्वल टू 10 लें तो यह आ जाएगा log p इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 10 अपॉन 20 एंड वैल्यू ऑफ c कितना निकालें log ऑफ 1000, log ऑफ 1000, तो ये कितना आ जाएगा log p इज इक्वल टू 1/2 प्लस log ऑफ, अब वैल्यू देखिए दिया इसमें e टू द पावर 0.5 की वैल्यू दे दिया गया, 1648 है, तो इसको आप लिख दीजिए सबसे पहले log ऑफ 1000 ही रहने दीजिए, या log ऑफ e के पावर x है ना, तो इसको लिख दीजिए 10 के पावर 3। अच्छा, यहाँ से p की वैल्यू पूछा है, p इज इक्वल टू होगा e टू द पावर 1/2 प्लस, इसको लिख दीजिए 3 log ऑफ 10 e टू दी पावर। देखिए यह होगा ना, जब हम log को हटाते हैं तो दूसरे साइड वाले जितने भी टर्म्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं वो पावर में चले जाते हैं, तो यह आ गया p इज इक्वल टू कितना आ गया e टू दी पावर, इसको सेपरेट कर लें, इसको अगर आप सेपरेट करते हैं तो e के पावर 1/2 इंटू e के पावर 3 एंड 3 log 10 लिख सकते हैं। e के पावर 1/2 की वैल्यू दी गई है, e के पावर 1/2 मीन्स 0.5, e के पावर 1/2 मीन्स 0.5 की वैल्यू दी गई कितना 1.648 इंटू e के पावर 3 एंड log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बचा e के पावर 3 log ऑफ 10, ठीक है ना। और यहाँ से अगर वैल्यू और कैलकुलेट करना चाहें तो बिकॉज log ऑफ 10 की वैल्यू 1 हो गई, और यहाँ पर हो गया p इज इक्वल टू e टू द पावर log x, तो ये सबसे सिंपल यहाँ पड़ जाता
e के पावर 3 न कीजिए, आप इसको यहीं पर रहने दीजिए, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख दीजिए। देखिए 1/2 लिख दिए थे और ये log ऑफ 1000 रहने दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से जब p लिखेंगे e के पावर 1/2 एंड प्लस log ऑफ 1000, तो ये लिख दीजिएगा e टू द पावर 1/2 एंड e टू द पावर log ऑफ 1000। तो e टू द पावर log x का जो यहाँ पर कंडीशन अप्लाई हो जाएगा और ये सिंपल हो जाएंगे, ये बचेगा आपका इंटू 1000, क्योंकि e के पावर log x इज इक्वल टू x हुआ करता है, e के पावर log x इज इक्वल टू x होता है। तो इससे प्रिंसिपल अमाउंट 1648 अगर रुपीज़ है तो ये इतना रुपीज़ आपको मिल जाएगा, इतना रुपीज़ आपका हो जाएगा 10 सालों में एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर के हिसाब से, ठीक है ना। यहाँ पर कैलकुलेशन देख लीजिएगा, इसको 10 के पावर 3 नहीं लिखने की जरूरत है, आप इसको इसी तरह से रहने दीजिएगा। ये 1/2 प्लस है, तो पावर जब log हटता है तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के बाद आप इसकी वैल्यू e के पावर log x इज इक्वल टू x, देखिए e के पावर log है तो e के पावर log में ये दोनों कैंसिल होकर ओनली नंबर बच जाते हैं, इसलिए इंटू 1000 कर दिया, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, 22 भी देख लेते हैं, लास्ट है, रब कर दें इसको। ओके, नेक्स्ट 22 दिया है, इन ए कल्चर द बैक्टीरिया इज काउंट 1 लाख, द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स, इन हाउ मेनी आवर विल द काउंट रीच 2 लाख इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट। स्टार्टिंग में बैक्टीरिया कहीं काउंट की गई थी 1 लाख पाई गई थी, कंडीशन दिया गया इसमें कि जो बैक्टीरिया का रेट ऑफ ग्रोथ है वो 10% है हर 2 घंटे का, 10% इन 2 आवर। आपसे पूछा गया कितने घंटों में ये 2 लाख हो जाएगी, 2 आवर्स, कितने आवर्स में ये 2 लाख पहुंच जाएगी, जबकि कंडीशन जो दिया है वहीं आपका इक्वेशन बनाएगा, वहीं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएगा। क्या दिया है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट, जितना प्रेजेंट होगा तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया इनिशियली p मान लेते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट इज p मान लेते हैं। तो इसमें दिया है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो ग्रोथ होगा वो टी के टर्म में होगा, तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रेजेंट बैक्टीरिया, कितना है मान लेते हैं p है। तो ऐसे केसेस में जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट यूज होता है, आप लोग फिजिक्स में देखते होंगे, p के मान लेते हैं, वेयर k इज ऑल्सो कांस्टेंट। नाउ dp अपॉन p इज इक्वल टू k dt, इंटीग्रेशन कर लें तो यह आ गया log ऑफ p इज इक्वल टू के टी एंड प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं कंडीशन पर, कंडीशन दिया है इनिशियली इन कल्चर द बैक्टीरिया इज काउंट 1 लाख, जब आपका इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में जब काउंट किया गया तो उसमें t इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना था 1 लाख था, ठीक है ना। t इज इक्वल टू 2 आवर में 2 घंटे बाद जब बैक्टीरिया काउंट की गई तो 1 लाख थी और 1 लाख का 10% बढ़ गई, कितना आ गया 1 लाख का 10,000, देखिए p इज इक्वल टू 1 लाख प्लस यहाँ आ गया 10,000, है ना, 10,000 आ गया, इसका मतलब यह आ गया, ये आपका यहाँ पर 10,000 ऐड कर लें तो 1 2 3 4 दैट मीन्स 11, है ना, ये 1,10,000 आ गया, ठीक है ना, 1,10,000 ये आ गए आपके। नाउ आपसे पूछा है इन हाउ मेनी आवर द बैक्टीरिया विल रीच 2 लाख, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 2 लाख पहुंच जाएगी, आपसे ये कंडीशन पूछा गया है। तो पहली कंडीशन ये हो गई, दूसरी हमारे पास t इज इक्वल टू 2 और p इज इक्वल टू 1 लाख हो गई, ये 2 कंडीशन हो गई, पहली ये थी, पहले कंडीशन से हम इसमें यूज करते हैं वैल्यू, ठीक है ना। तो व्हेन t इज इक्वल टू 0 और p इज इक्वल टू 1 लाख रखिए, देखिए कितना होगा, इक्वेशन 1, व्हेन p इज इक्वल टू 1 लाख एंड t इज इक्वल टू 0 देयरफॉर c इज इक्वल टू log ऑफ 1 लाख, c इज इक्वल टू log ऑफ 1 लाख हो गया। अब आप दूसरी कंडीशन ले लिए, जब t इज इक्वल टू 2 हो और p इज इक्वल टू log ऑफ 1,10,000 हो गया हो, तो आप रखिए p इज इक्वल टू log ऑफ 1,10,000 एंड t इज इक्वल टू 2 आवर, तो यहाँ आ गया 2k एंड प्लस c, और c की वैल्यू कितना रखेंगे, c इज इक्वल टू log ऑफ 1 लाख, तो यहाँ रख दीजिए log ऑफ 1,10,000 2k प्लस log ऑफ
1 log। इसको माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो log m माइनस log n विच इज इक्वल टू log m अपॉन n हो जाएगा, इज इक्वल टू 2k। तो k की जो वैल्यू आएगी 1 2 3 4 1 2 3 4, दैट मीन्स k इज इक्वल टू जो आएगा, ये 2 को ट्रांसफर कर दीजिए, 1 अपॉन 2 log ऑफ 11 अपॉन 10 आ गया। अब तीसरी कंडीशन ले लीजिए, व्हेन t इज इक्वल टू आपसे पूछा गया तो t को t में मान लेते हैं और p की वैल्यू कितना 2 log रखते हैं, तो यहां से आ जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, log ऑफ 2 log इज इक्वल टू 2 log इज इक्वल टू k के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर लीजिए, 1 अपॉन 2 log ऑफ 11 अपॉन t इंटू टी प्लस c के प्लेस पर c के प्लेस पर log ऑफ 1 log, तो ये कितना आ जाएगा अपॉन प्लस log ऑफ 1 log 1 log माइनस log 2 log, देखिए हो जाएगा log 2 log है ही, और ये दिस एंड प्लस है तो प्लस को माइनस कर लेंगे, तो log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n, तो इसको लिख दीजिए log ऑफ 1 log इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड log ऑफ 11 अपॉन 10 इंटू टी। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर ये 2 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये आ गया 2 log 2 अपॉन log ऑफ 11 अपॉन 10 इज इक्वल टू टी। ये इतना टी आवर्स में इतने नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 रहा। एक लास्ट आपके क्वेश्चन नंबर 23 है, उसको आप इजीली कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। e टू दी पावर dy बाई dx इज इक्वल टू है, तो इसको मैं रब कर देता हूं, आप एक बार देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर लास्ट 23, आप आंसर निकाल लीजिएगा, हिंट मैं दे देता हूं। dy बाई dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस वाई, या इसको लिख दीजिए dy बाई dx इज इक्वल टू e टू दी पावर x इन d टू दी पावर y, या dy e टू दी पावर y इज इक्वल टू e टू दी पावर x dx। नाउ e टू दी पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, इधर e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएंगे माइनस e टू दी पावर माइनस वाई e टू दी पावर x, और एक्सपोनेंशियल में है तो यहाँ c ले लीजिए, और उसके बाद आप चाहें तो c को ट्रांसफर कर दीजिए माइनस सी e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस वाई, माइनस सी को प्लस सी ले लीजिएगा, तो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस वाई इज इक्वल टू सी, एंड e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस वाई इज इक्वल टू सी, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 9.4 रहा। क्वेश्चन नंबर 20 तरह थे कि क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, एक दो क्वेश्चन जो लिप किया गया वो सिमिलर क्वेश्चंस थे, अगर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं एक्सरसाइज 9.5।